हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सिंपली जीएस। आज की वीडियो अपनी मोंगोडीबी प्लेलिस्ट के अंदर एक नेक्स्ट वीडियो होने वाली है। पिछली वीडियो के अंदर हमने इंडेक्सिंग का बिल्कुल बेसिक पढ़ा था। इंडेक्सिंग क्या होती है, कैसे बनाई जाती है, रिमूव कैसे की जाती है, वो सारी चीजें पढ़ी थी। आज इंडेक्सिंग का पार्ट 2 होने वाला है। इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ इंडेक्सिंग। बेसिकली सिंगल फील्ड इंडेक्सिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सिंगल फील्ड इंडेक्सिंग ये होता है कि जब भी आप एक कोई भी क्रिएट इंडेक्स करते हो तो वहां पे आप केवल एक सिंगल फील्ड देते हो। जैसे कि आपको मालूम है, स्कीमा के अंदर हमारे पास मल्टीपल फील्ड होते हैं, लेकिन अगर हम केवल सिंगल फील्ड का यूज कर रहे हैं तो उसको सिंगल फील्ड इंडेक्सिंग बोला जाता है। अब बात करते हैं कंपाउंड इंडेक्सिंग क्या होती है, और इसके अंदर ये जो मैंने स्पेशली लिखा हुआ है ऑर्डर मैटर्स, इसका क्या मतलब होता है। तो स्वागत है आपका इस मोंगोडीबी प्लेलिस्ट के अंदर। अब बात करते हैं कंपाउंड इंडेक्सिंग के बारे में। कंपाउंड इंडेक्सिंग बेसिकली क्या होता है, जिसके अंदर हम मल्टीपल फील्ड यहाँ पे देते हैं, उनके बेस पर हम यहाँ पे इंडेक्सिंग करते हैं। लेकिन बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है वो ऑर्डर मैटर। लेकिन उसको समझने के पहले किस तरीके से क्रिएट करते हैं उसका कोड हम देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कलेक्शन का नाम रखेंगे, डॉट कलेक्शन डॉट क्रिएट इंडेक्स। जिस तरीके से हम सिंगल फील्ड पास करते थे उसी तरीके से यहाँ पे दो फील्ड पास करना है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे यहाँ पे स्ट्रिंग, और इस तरीके से मैंने यहाँ पे असाइन किया हुआ है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इस कंपाउंड इंडेक्सिंग की क्वेरी को हिट करूंगा। ये कोड आपको गिटहब पे मिल ही जाता है हर बार की तरह। मैंने यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी होगी। सेंड के ऊपर क्लिक किया, इंडेक्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। मोंगोडीबी में जाएंगे, इंडेक्स को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे आएगा एज और नेम। तो यहाँ पे एज और नेम दोनों के द्वारा ही हमारा इंडेक्सिंग क्रिएट हो चुकी है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऑर्डर मैटर्स, तो इसका मतलब क्या है, आज ये आइए चलिए इस बात को समझते हैं। तो इसको समझने के पहले सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हाँ, समझने के पहले अपने को क्या करना है, इस वाली क्वेरी को मैं खोलता हूँ। इस वाली क्वेरी को अगर मैं खोलूंगा तो इसके अंदर आप ध्यान से देखिए, मैंने केवल एम्प्लॉय कलेक्शन का नाम डॉट फाइंड एज के ऊपर मैं यहाँ पे क्वेरी दे रहा हूँ, नेम के ऊपर नहीं, केवल एज के ऊपर। ग्रेटर देन इक्वल टू 25 एक्सप्लेन। मेन चीज क्या है वो आपको देखने के लिए अभी मिलेगी। जस्ट वेट फॉर 1 सेकेंड। यहाँ पे अगर मैं इसको सेंड करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे स्टेज के अंदर इंडेक्स स्कैन दिया गया है। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि यहाँ पे एज के ऊपर हमने इंडेक्सिंग लगाई थी तो वहाँ पे इंडेक्स स्कैन देना कंपलसरी था। तो अच्छे, अब दूसरा हम यहाँ पे क्वेरी देखते हैं जिसके अंदर एम्प्लॉय डॉट फाइंड एज हमने फिर से दिया पहले, उसके बाद नेम दिया है मधु। फिर से इस वाली क्वेरी को हम देखते हैं, लेट्स हम फिर से सबमिट करते हैं। यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, वो नेम को सर्च करेगा, एज को सर्च करेगा, लेकिन देखने वाली बात होगी कौन सा स्कैन हुआ, इंडेक्स स्कैन हुआ। ठीक है, ये भी अच्छा रहा क्योंकि हमने इंडेक्सिंग बनाई थी तो वहाँ पे इंडेक्स स्कैन होना कंपलसरी था। ये भी हमने यहाँ पे बंद कर लिया। अब इसको खोलते हैं। यहाँ पे आप ध्यान ध्यान से देखिए, एम्प्लॉय डॉट फाइंड नेम मधु एज ग्रेटर देन इक्वल टू 25। यहाँ पर भी हम नेम और एज का यूज कर रहे हैं। मैंने सेंड किया, आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पर भी इंडेक्स स्कैन हुआ है। ठीक है, आ गया समझ में। और कौन सा इंडेक्स आप यहाँ पे देख भी सकते हैं इस जगह पे, कि यहाँ पे देख भी सकते हैं कि इंडेक्स नेम किसके अंदर जाके इसने सर्च किया, एज और नेम के अंदर। अब यहाँ पे हम आते हैं, इसको भी हम कमेंट करते हैं और इस वाली को मैं ओपन करता हूँ। इसके अंदर केवल नेम है, यहाँ पे एज नहीं है। जबकि अगर आपको याद होगा तो हमने इंडेक्सिंग देते समय एज और नेम दोनों को दी थी, लेकिन जब हम केवल एज के बेस पे मैंने सर्च किया तो वहाँ पे इंडेक्स स्कैन हुआ था। अगर आपको याद होगा तो एज के बेस पे जब हमने सर्च किया था तो वहाँ पे इंडेक्स स्कैन हुआ था। अब मैं नेम के बेस पे सर्च कर रहा हूँ, ओनली नेम के बेस पे। नेम के बेस पे सर्च कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कॉल स्कैन हुआ है, इंडेक्स स्कैन नहीं हुआ है। पर क्यों नहीं हुआ, इंडेक्स स्कैन होना चाहिए था ना अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने एज के ऊपर भी इंडेक्सिंग किया है, नेम के ऊपर भी। इसीलिए बोला जाता है ऑर्डर ऑलवेज मैटर्स इन कंपाउंड इंडेक्सिंग। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ पे एज, इस पूरी क्वेरी के अंदर, पूरी की जितनी भी बड़ी क्वेरी, अगर उसके अंदर एज नाम की एक भी फील्ड होती तो वहां पे इंडेक्स स्कैन होना कंपलसरी था और इंडेक्स स्कैन वहां पर होता ही होता। लेकिन क्योंकि वहां पे एज नाम की कोई भी फील्ड नहीं है, भले ही वो वाली फील्ड है जो इंडेक्सिंग में डली हुई है, लेकिन उसके बाद भी वो उसको स्कैन नहीं करेगा क्योंकि उसे पहला इंडेक्सिंग या फिर पहला जो कीवर्ड है वो नहीं मिला। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा समझने वाली होती है कि ऑर्डर किस तरीके से मैटर करते हैं।
अब बात करते हैं, पिछली वीडियो के अंदर मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी कि हम इंडेक्सिंग को बेसिकली जब बनाते हैं तो इनसे होता क्या है। इसीलिए मैंने इसके अंदर यहाँ पे एक चीज़ और रखी है कि बैन नॉट टू यूज इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग का यूज हमें कब नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि इंडेक्सिंग का जब हम यूज करते हैं तो बेसिकली फ़र्क क्या पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि अगर मैं आपको मोंगोडीबी डेटाबेस में ले जाऊँ, ये डॉक्यूमेंट है। जब कॉल स्कैन होता है ना, तो कॉल स्कैन पे एक कॉलम स्कैन होता है। मतलब मान के चलिए एक डिब्बा है, उस डिब्बे के अंदर हाथ डाला और उसके अंदर से मैंने डेटा निकाला, अब रैंडम डेटा उसमें से निकल के आता है। फिर आप उसके अंदर फाइंड बाई आईडी, फाइंड वन के अंदर आप क्वेरी देते हो, तो उस तरीके से वो जाता है और फिर वो उस पर्टिकुलर चीज को पकड़ता है और फिर वापस लेकर आता है। तो ये अपना कॉल स्कैन सिंपल मेथड होता है। लेकिन जब वो आप उसको इंडेक्सिंग दे देते हो, तो इंडेक्सिंग देने से क्या होता है कि जैसे आपने मान के चलिए ये वाली आईडी है, तो इस आईडी का जो पॉइंटर है, पॉइंटर क्या करता है, पॉइंटर सिर्फ इसका एड्रेस स्टोर करता है। तो इसका एड्रेस वो उस पॉइंट पे स्टोर कर लेगा, अपने उस पर्टिकुलर फील्ड के बेस पे उसको वो स्टोर कर लेगा। और जब भी हमारी इंडेक्सिंग बनती है, तो इंडेक्सिंग हमेशा बैलेंस्ड ट्री में बनती है। बैलेंस ट्री क्या होते हैं, जैसे लेट्स अज्यूम पहले यहाँ पे बनेगा, फिर इस साइड बनेगा, फिर लेफ्ट राइट होते हुए वो एक बैलेंस स्टेट में रहेगा। तो इसका एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी होता है कि ये सॉर्टेड रहता है। हमेशा हमारा इंडेक्स हमेशा सॉर्टेड ही रहता है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊँ अभी, अगर मैं लेट्स अज्यूम ये वाली जो क्वेरी है ऑर्डर मैटर की, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, केवल मैं यहाँ पे फाइंड कर देता हूँ। मैं केवल यहाँ पे फाइंड मेथड लगाता हूँ और यहाँ पे मैं एज की वैल्यू को, ये वाली क्वेरी एज $greaty = 25, ठीक है। अब मैं इस ऑर्डर मैटर वाली को एड करता हूँ, आपको अभी एग्जैक्ट समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले मधु आया, ठीक है, एज इसकी भी 25 है और नीचे इसके नीचे जो डेटा आ रहा है, इसके नीचे जो डेटा आ रहा है वो रजनी, उसकी भी एज 25 है। लेकिन अगर आपने एक चीज ध्यान से देखी, दोनों की एज तो 25 है, लेकिन एम पहले आता है, MNOPQR, ABCD याद करो, MNOPQR, तो एम पहले आता है, आर बाद में आता है। इसीलिए मधु नाम का डेटा पहले आया है, रजनी नाम का डेटा बाद में आया है। अगर जब उसे सेम डेटा मिलता है, यानी कि सेम एज मिली है, तो उसने हमेशा अपना नेम के बेस पे देखा कि किसका अल्फाबेट पहले आता है। जिसका अल्फाबेट पहले आता है वो डेटा वो पहले दे देगा। यहाँ पे देखो रजनी आया, रजनी के बाद अगर आप देखोगे तो PQR के बाद S सागर आया है, MNOPQR, R के बाद S आता है, इसके बाद सोनाली आएगा। देखो सोनाली आया, क्योंकि सोनाली का S भी उसी ऑर्डर में आता है, ठीक है। अब हमारे पास WXY नाम से कोई डेटा नहीं था, तो इसीलिए हमारे पास नया डेटा नहीं है। तो इस तरीके से ऑर्डर हमारा जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल तरीके से यहाँ पे काम करता है। और सॉर्टिंग का भी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से सॉर्टेड फॉर्म से डेटा अपने को निकल के आता है। अब बात करते हैं हमें मोंगोडीबी के अंदर ऐसी कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे हमें इंडेक्सिंग को करना अवॉइड कर देना चाहिए, कम से कम इंडेक्सिंग यूज करनी चाहिए। सबसे पहला, हमारा कलेक्शन बहुत छोटा है, 10 फील्ड का डेटा है, उसके अंदर क्या ही हम स्कैन कर लेंगे। हमें उसके अंदर कोई भी इंडेक्सिंग स्कैन नहीं लगानी है। इंडेक्सिंग आपकी मेमोरी को जाना लेता है, साथ ही साथ में वो आपका जब राइटिंग वाली जो क्वेरी होती है, इंसर्ट करने वाली जो क्वेरी होती हैं, वो आपकी बहुत स्लो कर देगा वो। तो इसीलिए ज़रूरी ये है कि आपको जहाँ पे आपका कलेक्शन बहुत ज़्यादा छोटा है, उस जगह पे आपको कोई इंडेक्सिंग करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, मैंने आपको जैसा कि अभी बताया कि इंडेक्सिंग जब भी आप करते हो तो उस समय आपकी क्वेरी स्लो हो जाती, क्वेरी नहीं, राइटिंग वाली जो इंसर्ट करने वाली जो क्वेरी होती हैं, अपडेट करने वाली जो क्वेरी होती हैं, वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसको डॉक्यूमेंट को स्टोर करना है, साथ ही साथ में जो उसकी इंडेक्सिंग बना रहे हैं, उस इंडेक्सिंग के पॉइंटर पे भी वहाँ पे उसको एड्रेस देना है और उसको उसी समय ये भी चेक करना है कि ये ट्री हमारा बैलेंस ट्री रहना चाहिए। तो इसलिए उसकी जो स्पीड है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो इसलिए उस कलेक्शन के अंदर, उस पर्टिकुलर कलेक्शन के अंदर उसकी इंडेक्सिंग नहीं करनी चाहिए। जिस फील्ड पर बहुत ज़्यादा अपडेट हो रहा हो, तो हमें उस फील्ड पे या फिर उस कलेक्शन पे इंडेक्सिंग नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तीसरा पॉइंट है व्हेन दी क्वेरीज फ्रॉम मल्टीपल फील्ड। जैसा कि अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले कि हमने यहाँ पे नेम नाम से इंडेक्सिंग कर दी थी, लेकिन फिर भी नेम के नाम से हमें वो इंडेक्स स्कैन उसने नहीं दिखाया, कॉल स्कैन दिखाया था। तो इसीलिए जब हमारे पास मल्टीपल फील्ड की
क्वेरी होती है तो हमें उस जगह पे हमें बचना चाहिए, बहुत कम से कम इंडेक्सिंग वहाँ पे करना चाहिए। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो या फिर आपको ऐसा मालूम हो इस पर्टिकुलर कलेक्शन में तो 99% रीड की क्वेरी रखने वाली है, रीड यानी कि डेटा को लेने वाली। तो अगर जब आपको ये चीज़ 100% मालूम हो तभी आप उस जगह पे इंडेक्सिंग बनाएं। बेसिकली इंडेक्सिंग हम क्रिएट भी तब करते हैं जब हमारे पास हम पूरा एप्लीकेशन बना लेते हैं और हमें समझ में आ जाता है कि हमें इस पर्टिकुलर चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा रीड की क्वेरी लगानी है और इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर हमें राइट की क्वेरी लगानी है, तभी हम वहाँ पे इंडेक्सिंग जैसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। चौथा जो कि सबको मालूम होगा वैसे तो व्हेन द कलेक्शन लार्ज मेक लेस इंडेक्सेस। जब भी आपका कोई भी कलेक्शन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर कम से कम इंडेक्स बनाइए, वरना सेम प्रॉब्लम आएगी। राइटिंग के टाइम पे क्वेरी स्लो हो जाएगी, रीडिंग के टाइम पे उसको बार बार डेटा को फैच करना पड़ेगा कि इंडेक्सिंग के अंदर अगर मल्टीपल अगर फील्ड हुई तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके लिए स्लो वो कर देगा। तो इसीलिए जब बहुत ज़्यादा मात्रा में आपके पास डेटा है तो कोशिश करिए कम से कम इंडेक्सिंग बनाएं, जिससे आपकी क्वेरी स्पीड अप रहे और आपको डेटा फास्ट से फास्ट मिल सके। ठीक है, तो ये हमारे मेन पॉइंट थे। अब बात करते हैं आज के बोनस के बारे में। बोनस के अंदर हम देखने वाले हैं पार्सली फिल्टर इंडेक्सिंग और कवर्ड क्वेरी के बारे में। सबसे पहले देखते हैं पार्सली फिल्टर इंडेक्सिंग, लेकिन उसको देखने के पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जितनी जल्दी हमारे चैनल पे 3500 सब्सक्राइबर हो जाएंगे उतनी ही जल्दी नोड जेएस के साथ माइक्रो सर्विसेज की प्लेलिस्ट अपनी पूरी कंटिन्यू रहेगी और उस पूरी प्लेलिस्ट को मैं खुद खत्म करूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है। और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो जरूर कर लेना। तो देखते हैं पार्शियल फिल्टर इंडेक्सिंग कैसे काम करता है, लेकिन उसके पहले इंडेक्सिंग को हमें रिमूव करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे रिमूव इंडेक्सिंग चलाएंगे। हमने यहाँ पे एज और नेम से बनाई थी तो मैं यहाँ पे नेम बंद कर देता हूँ। सेंड के ऊपर क्लिक करूंगा, इंडेक्स डिलीटेड सक्सेसफुली। इंडेक्स इसके अंदर जाएंगे, देखिए इंडेक्स है ही नहीं यहाँ पे। तो पार्शियल फिल्टर इंडेक्सिंग किस तरीके से क्रिएट होता है, तो अब जैसे मान के चलिए कंपनी के अंदर आपने कई बार देखा होगा कि कंपनी के अंदर दो प्रकार के एम्प्लॉय को बांट दिया जाता है, 25 साल के पहले के, 25 साल के ऊपर के। 25 साल के जो पहले के एम्प्लॉय होते हैं उनको आप देखेंगे कम सैलरी अवॉर्ड वो लोग ऑफर करते हैं, या फिर मतलब कुछ अलग अलग प्रकार के बेनिफिट देते हैं, या फिर 25 साल के जो ऊपर के होते हैं उनको अलग अलग प्रकार के बेनिफिट दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अलग अलग प्रकार के जो बेनिफिट जब आपको इस तरीके से देने हैं कि एक ही कंपनी है लेकिन उसके अंदर हमारे पास अलग अलग प्रकार के एज के लोग हैं, उनमें से हमें डिफाइन करना है कि केवल इतने प्रकार के जो इतनी एज के जो लोग हैं उनको ही दिया जाए। तो जब हमें इस प्रकार की कोई पार्शियली चीजें करनी होती हैं तो वहां पे हम पार्शियल फिल्टर एक्सप्रेशन का यूज करते हैं। किस तरीके से लिखते हैं ये आप अभी देखेंगे। कलेक्शन का नाम लगाया, डॉट कलेक्शन लगाया, डॉट क्रिएट इंडेक्स लगाया, उसके अंदर हमने बताया कि किस पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर हम इंडेक्सिंग करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे बता दिया कि मैं एज नाम की फील्ड के ऊपर इंडेक्सिंग करना चाहता हूँ। इसके बाद मैंने इसको बोला दूसरा पैरामीटर है, आप यहाँ पे देखेंगे पहला ऑब्जेक्ट यहाँ पे खत्म होगा, दूसरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे शुरू होगा। यहाँ पे प्री डिफाइंड कीवर्ड होता है पार्शियल फिल्टर एक्सप्रेशन, इसको लगाया और मैंने उसको बोला कि मैं पार्शियल फिल्टर एक्सप्रेशन देना चाहता हूँ। अब मैं उसके अंदर क्या बोलूंगा, एक पूरा एक्सप्रेशन वहां पे मैं पास कर रहा हूँ। इस एक्सप्रेशन के अंदर मैं उसको बोल रहा हूँ ऐसा कि एज जिसकी वैल्यू लेस देन 25 से छोटा हो उसी पर्टिकुलर वैल्यू पे आप इंडेक्स स्कैन करिए, वरना आप इंडेक्स स्कैन मत करिए। तो इस प्रकार से हमने उसको बता दिया कि हम आपके ऊपर पार्शियल फिल्टर इंडेक्सिंग करना चाहते हैं। अगर मैं इसको हिट करूंगा तो आप यहाँ पे देखेंगे इंडेक्स क्रिएटेड सक्सेसफुली। रिफ्रेश करने पे आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे लिख कर भी आता है पार्शियल। ठीक है, एज के ऊपर मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग कर दी है। तो अगर आप अभी यहाँ पे देखेंगे तो मैं इस पर्टिकुलर ये यहाँ पे मैं करता हूँ सबसे पहले 25 को। अगर मैं यहाँ पे 25 के लिए कोई एड करता हूँ तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे इंडेक्स स्कैन होगा ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे बोला है कि 25 साल से जो छोटे हैं केवल उनके ऊपर ही हमें इंडेक्स स्कैन चाहिए। तो आप यहाँ पे देखेंगे स्टेज यहाँ पे कॉल स्कैन दिखा रहा है, इंडेक्स स्कैन नहीं दिखा रहा है। लेकिन किंतु परंतु अगर मैं यहाँ पे 24 कर देता हूँ उसके बाद अगर मैं सेंड करूँगा तो आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे इंडेक्स स्कैन दिखाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला कि 25 साल से छोटा है तो वहाँ पे इंडेक्स स्कैन दिखाइए। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारा पार्शियली फिल्टर इंडेक्सिंग होता है। अब बात करते हैं प्रोजेक्ट कवर्ड क्वेरी।
मतलब कवर्ड क्वेरी क्या होती है। अभी अगर जैसे आप अगर मोंगोडीबी के अंदर देखेंगे तो इंडेक्स हमारे पास एज 1 और आईडी 0, हमारे पास 2 इंडेक्स हैं, है ना। तो अब मैं अगर कवर्ड क्वेरी बेसिकली होती क्या है, कवर्ड क्वेरी एक ऐसी क्वेरी होती है कि जहाँ पे आपने जिस चीज को इंडेक्सिंग दी है, जिस भी फील्ड को आपने इंडेक्सिंग दी है, केवल उस फील्ड का ही डेटा चाहिए, वैसा ही डेटा चाहिए और दूसरा किसी फील्ड के बारे में बात ना हो। कहने का मतलब ये आप समझिए कि जैसे आपके पास स्कीमा के अंदर इतनी फील्ड है, आपने एज को जो है इंडेक्सिंग दी है, तो अब आप केवल पूरी क्वेरी जो है आपकी वो एज के रिगार्डिंग होनी चाहिए। वहां पे आप भूल जाइए कि और कोई डेटा आता भी, यहाँ तक कि जो अंडरस्कोर आईडी जो आती है उसको भी आपको भूलना पड़ेगा, तभी वो आपका कवर्ड क्वेरी बनेगी। लेकिन कवर्ड क्वेरी बहुत फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ये अक्सर तब यूज होती है जब हमें रीड का डेटा हमें इतने बहुत ज़्यादा हमारा कलेक्शन बड़ा हो और हमें केवल एक फिक्स डेटा हमें लेके आना उस एज अ कवर्ड क्वेरी, तो हमें इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। कवर्ड क्वेरी का मैंने आपको एग्जांपल भी यहाँ पे लिखा है कि फाइंड मेथड लगाया, उसके बाद मैंने बोला एज जो है 25 हो। अभी यहाँ पे इंडेक्स स्कैन चलाने के लिए हमें इसको 24 करना पड़ेगा और एज की वैल्यू 1 यहाँ पे मैंने दी है और आईडी की वैल्यू। यहाँ पे जो सेकंड पैरामीटर जो आप देख रहे हैं ना, इसकी मदद से आप इसको बताते हो कि मैं यहाँ पे कवर्ड क्वेरी देना चाहता हूँ, क्योंकि अंडरस्कोर आईडी भी वरना अपने डेटा के साथ आ जाएगा और अगर अंडरस्कोर आईडी आएगा तो वो कवर्ड क्वेरी नहीं दिखेगा। कवर्ड क्वेरी वो केवल तभी करता है जब जिस फील्ड के ऊपर आपने इंडेक्सिंग की हो केवल वो वाली फील्ड ही आपको वापस में चाहिए, दूसरी कोई फील्ड आपको नहीं चाहिए। तो मुझे केवल एज ही चाहिए, एज के अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो यहाँ पे कवर्ड क्वेरी चलेगा। तो अब मैं इसको हिट करता हूँ। हिट करूंगा तो अब आप अभी देखेंगे तो यहाँ पे देखो स्टेज के अंदर लिखा हुआ है प्रोजेक्शन कवर्ड, लेकिन अगर मैं यहाँ पे आईडी की वैल्यू यहाँ पे बंद कर दूंगा, सेंड करूंगा, आप यहाँ पे देखेंगे प्रोजेक्शन कवर्ड की जगह प्रोजेक्शन सिंपल लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमारे डिफरेंस होते हैं। और अगर मैंने यहाँ पे अगर केवल फाइंड मेथड लगा दिया तब आप देखेंगे तो नॉर्मल इंडेक्स स्कैन होगा, अपना इंडेक्स स्कैन यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरीके से जो है हमारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। आई होप आपको समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो। अब हमारे पास एक चीज़ और रह गई है, वो है टेक्स्ट इंडेक्सेस। इसके अलावा एक और चीज़ है बिनिंग प्लान, रिजेक्ट प्लान। इंडेक्स के अंदर क्या होता है ये हम इंडेक्सिंग के पार्ट 3 में जानेंगे। लेकिन जब तक के लिए कोई भी डाउट है, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, डिस्कॉर्ड पे, टेलीग्राम पे, कहीं पर भी आके आप पूछ सकते हैं। हर जगह की लिंक मैं आपको दे चुका हूँ, यहाँ तक कि लिंक्डइन की भी देख चुका हूँ। कितने सारे लोगों की तो AWS पे डिप्लॉय करने में मदद कर चुका हूँ, कितने सारे लोगों की डिप्लॉयमेंट डेवलपमेंट में मैंने कितनी हेल्प करी है। अब ठीक है, अब जितना भी जो भी है अभी मिलते हैं अगले वीडियो में।